हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th का जो आपको डीओई की तरफ से मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर मिला है ना 2022 टू 23 वाले सेशन के लिए मैथमेटिक्स का, वो कराने वाली हूँ। तो आज इस पेपर को हम हिंदी मीडियम में करेंगे। इसका सेक्शन ए आज हम करने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि जो ये पेपर है टोटल 60 मार्क्स का आपका ये पेपर है। उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी? 2.5 आवर की इसकी ड्यूरेशन होगी। ठीक है। अब जो इसका सेक्शन ए है ना, उसमें टोटल आपके पास कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा जिसमें आपको क्या होगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या होगा, आपके पास केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे। तो देखा जाए वैसे टोटल 18 क्वेश्चन है, पर उनके सब पार्ट्स हैं। ठीक है, उसके अंदर भी पार्ट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे यहाँ पर है आपके पास, आपसे क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से किसी समित व्यवस्था का उपयोग एक वर्ग संख्या को निरूपित करने के लिए नहीं किया जा सकता। तो इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सी वर्ग संख्या के लिए नहीं है। वर्ग संख्या मतलब पता है क्या होता है? जैसे 1 3 5 7 इस पैटर्न में। तो अगर आप देखें यहाँ 1 3 5 7 ये हो रहा है फॉलो, तो ये तो कर रहा है, वर्ग संख्या बना रहा है। ऐसे यहाँ पर भी बना रहा है 1 3 5 7 वाली। ठीक है, यहाँ पर 4/4 का बना रहा है ना, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये भी एक तरीके से वर्ग संख्या ही है। पर ये नहीं है डी, तो इसलिए इसका आंसर आपके पास हो जाएगा डी। ये आपका वर्ग संख्या को निरूपित नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। चित्र में दिखाई गई 3 रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। 3 रेखा आपको यहाँ दिखा रखी है। एक L दिखा रखी है, एक M दिखा रखी है और एक N दिखा रखी है, और वो P पर यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रही है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर? रेखा L रेखा N के लंबवृत है, मतलब जो रेखा L है वो N पे क्या है, लंबवृत है। तो इसका मतलब जब लंबवृत होगा तो जो ये पूरा कोण, पहला कोण है ये 90 डिग्री का होगा, और जो दूसरा और तीसरा कोण है ये मिलके 90 डिग्री का होगा। लंबवृत्त का मतलब यही होता है। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं? कोण 6 का माप जो है वो दे रखा है आपको, कितना है यहाँ पर? 65 दे रखा है। आपको कोण 3 और कोण 4 के माप का योग बताना है। मतलब आपको हल क्या करना है? यहाँ कोण 3 प्लस कोण 4 निकालना है। दोनों निकाल लो और उनको जोड़ दो। तो कोण 3 तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, जब कोण 6 आपके पास 65 है, तो फिर ये भी आपके पास 65 ही होगा। ठीक है ना, तो कोण 3 तो आपका यहाँ पर निकल गया है 65 डिग्री। तो विपरीत कोण है ये, है ना, आमने सामने वाले कोण है, तो ये भी आपका 65 हो जाएगा। कोण 3 तो अब कोण 4 निकालना है। तो देखो, आपको कोण 2 प्लस कोण 3 का योग 90 डिग्री पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, और कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 ये तीनों मिलके इनका योग 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आपके रैखिक युग्म है। ठीक है ना, तो ये दोनों आपके पास 90 है, कोण 4 को आपने ऐसे ही रहने दिया, यहाँ 180 आ जाएगा। तो कोण 4 यहाँ से कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो इसका मतलब कोण 3 आ गया 65 और कोण 4 आ गया 90। दोनों को जोड़ूंगी तो 9 और 6 हो जाएगा 15, 155। डी आपका यहाँ आंसर आ। क्लियर? चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास। 3 की घात 0 है, गुना में 7 की घात 0 है और प्लस में 6 की घात 0 है। इसका मान निकालना है। देखो, जिसकी भी घात 0 होती है ना वो हमेशा 1 होता है, ये आपको पता है ना। तो 3 की घात 0 मतलब ये 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये भी 1 हो जाएगा और प्लस ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 तो आपके पास 1 ही होगा, प्लस का 1 ऐसी है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, नेक्स्ट में आपसे कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC की लंबाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई AD कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। PAB पर एक बिंदु है। तो आपसे कह रहा है एक आपको यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। आपको पता है इसकी दो भुजाएं जो है वो बराबर होती है। तो मैंने मान लिया यहाँ पर AB जो है वो AC के बराबर है। तो फिर AC आपको 10 दे रखा है, तो फिर ये भी 10 ही होगा ना, AB भी। ठीक है, अब P जो है वो एक बिंदु है किस पे? AB के ऊपर। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देखो। तो आपको BP यहाँ पर दे रखा है कितना? BP और PA की लंबाई दे रखी है कितनी? BP दे रखा है 4x माइनस 1 और PA आपको दे रखा है यहाँ पर 3x प्लस 4। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है BP की लंबाई बताओ। इसका मतलब आपको पहले x का मान निकालना है, तभी आप लंबाई बता सकते हो। तो इन दोनों का योग जो है 4x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 4, इन दोनों का योग तो 10 के बराबर होगा ना, क्योंकि ए बी तो मेरी 10 थी, है ना। अब यहाँ 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? प्लस का 3। इस 3 को उधर ले जाती हूँ, तो 10 माइनस 3, तो 7x बराबर कितना आ गया? 7। x कितना आ जाएगा? 1। बस अब आपको BP ही तो निकालना है, तो वो कितना आ जाएगा? 4x माइनस 1 है, तो x की जगह 1 पुट कर दो, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3। तो 3, ये आपका आंसर। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, राजू के पिता की वर्तमान आयु राजू की वर्तमान आयु के 3 गुना है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। राजू की वर्तमान आयु क्या, दो जने हैं यहाँ, राजू और उसके पिता। अब उसके पिता की जो वर्तमान आयु है ना, वो राजू की आयु के 3 गुना है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर राजू की आयु देखूं, वो मान लो मैं यहाँ x ले लेती हूँ, तो फिर पिता की कितनी होगी, पिता की हो जाएगी 3x, 3 गुना है। अब 4 साल के बाद इन दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, राजू की हो जाएगी x+4 और पिता की हो जाएगी 3x+4, है ना। इन दोनों का आपको योग दे रखा है 64, तो योग कर लो, x+4 प्लस 3x+4 इज इक्वल्स टू में 64। तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 8 इज इक्वल टू 64, ठीक है ना। ये 4x यहीं रहने दो, इस 8 को दूसरी साइड पे ले जाओ, तो 4x इज इक्वल्स टू में 56। x की वैल्यू कितनी आ गई, 56 अपॉन में 4, जब हल करोगे 14। इसका मतलब x राजू को माना था ना, तो राजू की आयु कितनी है, वो 14 साल की। क्लियर। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इसी के साथ चॉइस में एक और क्वेश्चन है। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 35 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 2:7 है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखो, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है आपको 35, पर वो दोनों संख्याएं ना आपको अनुपात के रूप में भी दे रखी है, 2:7 दे रखी है वो, तो इन दोनों का ही तो अंतर है। और जब भी अनुपात में होता है तो हम x मानते हैं, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ 7x - 2x इज इक्वल्स टू में 35 है। तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू में 35। तो x का मान यहाँ से 7 आ गया, तो पहले संख्याएं निकाल लेते हैं। तो 7 × 7 रखा 49, अब 2 × 7 रखोगे तो 14। इनका क्या करना है, गुणनफल निकालना है। तो इसका मतलब 49 × 14 करोगे ना, तो जब 49 × 14 आप करने वाले हो तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 684। क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़े थोड़े से हल करके ही आंसर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक पृथ्वी वर्ष में यात्रा करता है। अंतरिक्ष में वस्तुओं के लिए हम दो आकर्षणीय पिंडों के बीच एक दूरी का वर्णन करने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। एक प्रकाश वर्ष लगभग इतने किलोमीटर है, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ये लिख सकते हो 9.5 × 10⁻12। क्यों 12 क्यों लिखा, अगर आप इसकी 0 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो है, और एक आपने दशमलव यहाँ भी तो लगा दिया, तो एक ये वाली संख्या भी गिनी जाती है, ठीक है। क्योंकि आपसे वो इसी फॉर्म में आंसर पूछ रहा है, पर वो आपसे कह रहा है कि 5 प्रकाश वर्ष दूरी का बताना है, तो इसको 5 से गुना कर दो। तो देखो, ये 10⁻12 तो ऐसे ही रहेगा, 9.5 को 5 से गुना कर दो तो वो हो जाएगा 4.75, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक से शुरू होने वाली विषम संख्याओं के घटाव के दौरान पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। आपको पता है ये एक विधि होती है कि हम क्या करते हैं, संख्या में से अगर हम विषम संख्या घटाते रहें तो एक टाइम के बाद हम उसका पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं उस संख्या का जिसमें से हमने घटाया है उसमें से, अगर वो पूर्ण वर्ग है तो आपसे वही बता रहा है कि इसमें से कौन सी है पूर्ण वर्ग। तो देखो 55 तो नहीं है, 231 भी नहीं है, हाँ 324 जरूर है, ये 18 का वर्ग होता है, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। क्लियर है। उसके बाद भी एक और चॉइस में क्वेश्चन है, √1369 इसका मान बताना है। ये सीधा सीधा ना, देखो कुछ आपको रूट याद करने पड़ेंगे कुछ के जो पूर्ण वर्ग होते हैं, ये सीधा सीधा 37 इसका आंसर है। 37 × 37 ये आपका 1369, ठीक है। 33 43 ये सब क्यों नहीं होता, ये आपको या तो याद कर लीजिए या फिर आप देख लीजिए ना, 30 का जो वर्ग होता है वो होता है 900, है ना, तो वो तो इससे छोटा हो गया ना यहाँ पर 900, तो 30 से पहले वाला नंबर तो आप ले ही नहीं सकते, नहीं ले सकते ना। और अगर आप 40 वाला देखें तो 40 का होता है आपके पास 1600, तो वो बड़ा हो जाएगा, तो 43 भी नहीं ले सकते। अब 33 और 37 बचा, तो इन्हीं में से कोई एक होगा, तो 37 इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है, निम्न में से कौन सी आकृति गुण भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर है को संतुष्ट करती है। देखो यहाँ 4 आकृति दे रखी है, आपसे कह रहा है ऐसी कौन सी आकृति है जो सिर्फ ये संतुष्ट करे कि उसका सिर्फ एक ही युग्म समांतर हो भुजाओं का, तो वो होता है ये, इसका आंसर है डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए चित्र एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिखाता है जिसका कोण D कितना है, 60 डिग्री है। निम्न में से किसका मान सबसे अधिक है।
अच्छा, आपको यहाँ ए बी सी डी दे रखे हैं, पर सारे कोण पहले आपको निकालने पड़ेंगे। देखो, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं ना, वो हमेशा बराबर होते हैं, तो ये भी बराबर होगा 60। अब ए और डी जो कोण है, ये एक के बाद एक कोण है, इनका योग हमेशा 180 होता है। तो ये 60 है, तो इसका मतलब ये 120 होगा, तभी तो 180 होगा। और फिर ए और सी दोबारा सम्मुख कोण हो गए, तो ये आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, अब कोण तो मैंने निकाल लिए, पर मुझे यहाँ बताना है किसका मान अधिक है। तो अब देखो यहाँ पर, यहाँ लिखा है टू कोण ए, सारे कोण यहाँ पर ही है ना, ये टू कोण ए। तो कोण ए को 2 से गुना कर दो तो 240 हो जाएगा। कोण बी को 2 से गुना करोगे 120 हो जाएगा। आंसर आएगा 120। कोण ए प्लस कोण डी, कोण ए है 120, कोण डी है 60, आंसर आ जाएगा 180। कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए है आपके पास 120, कोण बी है आपके पास 60, आंसर आ जाएगा 180। तीन कोण सी को 3 से गुना करना है तो 360 हो जाएगा, और 2 कोण डी तो 120 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 240। यही सबसे बड़ा है, इसका मतलब इसका आंसर डी आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन 1 कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है केस स्टडी क्वेश्चन। ये एक बहुत आसान केस स्टडी क्वेश्चन है, अगर आप इसका ऊपर का क्वेश्चन नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या कह रहा है? क्रॉस कंट्री एक रनिंग इवेंट है जिसमें धावकों ने पूर्ण निर्धारित दूरी पूरी की। ठीक है, इसमें विभिन्न गतिविधियां शामिल है। दिख रही हैं आपको गतिविधियां? पक्की सड़क पर दौड़ना, कच्ची सड़क पर दौड़ना, ये सब दिख रही है ना, जिसमें धावक विभिन्न वातावरण को कवर करते हैं। तो ये आपको दूरी भी दिख रही है। 11 किलोमीटर का क्रॉस कंट्री रनिंग इवेंट इस प्रकार है, आपको दे रखा है। तो 11 किलोमीटर टोटल था। अब कैसे कैसे हुआ? पक्की सड़क पर दौड़ना में 3 किलोमीटर है, कच्ची सड़क पर दौड़ने में 2 किलोमीटर है, पहाड़ी पर चढ़ना 2 है, कीचड़ दौड़ 1 है, जंगल में दौड़ना 2 है। ठीक है, तो ये सब आपको दे रखा है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं? कुल दूरी का कितना भाग कीचड़ दौड़ है? कीचड़ वाली देख लो, पाए ये, तो वो 1 है। और टोटल कितना किलोमीटर था? कुल कितना था? 11, तो 1/11 इसका आंसर आ। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं दूसरे में? कुल दूरी का कितना भाग जल निकायों का है? 1 है यहाँ। ठीक है, तो 1/11 ही हो जाएगा इसका भी आंसर। 13। फिर पक्की और कच्ची सड़क पर तय की गई दूरी, कुल दूरी का कितना भाग है? पक्की और कच्ची, अब दोनों को जोड़ लो। पक्की और कच्ची ये 3 + 2 5, तो ऊपर तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे 11 ही रहेगा, तो 5/11 हो गया आपका आंसर। 13। फिर आपसे कह रहे हैं पहाड़ी पर चढ़ना और जंगल में तय की गई दूरी, कुल दूरी का कितना भाग है? पहाड़ी पर चढ़ना और जंगल में तय, दो चीजें हैं, देख लो। पहाड़ी पर चढ़ना ये वाला है, ठीक है, और जंगल में ये है। 2 और 2 4 हो गया ना, तो 4/11 हो जाएगा इसका आंसर। मेरा फिर कह रहा है राहुल कहता है जंगलों से दौड़कर और पहाड़ियों पर चढ़कर क्रॉस कंट्री में कुल दूरी का डैश कवर किया जा सकता है। जंगलों में दौड़कर और पहाड़ियों पे चढ़कर, तो कितना है पहले ये देखो कितने किलोमीटर है। जंगलों में दौड़ना है 2, पहाड़ियों पर चढ़ना है 2, तो कुल मिला के हो गया 4। तो पर टोटल कितना था? 11 का अगर मैं आधा करूंगी तो 5.5 होगा, तो आधे से कम है ना, तो आधे से कम कवर किया जा सकता है। 4 5.5 से कम है ना, इसलिए यहाँ पर आधे से कम आएगा। ठीक है, आसान थी ना केस स्टडी। चलिए एक और केस स्टडी है, वो भी देख लेते हैं। स्कूल के प्रदर्शन के लिए प्रत्येक पंक्ति और कॉलम में समान संख्या के छात्रों की व्यवस्था की जानी है। व्यवस्था 1 में दर्शाए अनुसार 9 विद्यार्थियों को व्यवस्थित किया जा सकता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ना 9 बच्चे लगाए, मतलब 3 ऐसे लगाए और 3 ऐसे लगाए हैं। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहे हैं? व्यवस्था 1 में 100 विद्यार्थियों के लिए, तो 100 विद्यार्थियों के लिए आपसे क्या कह रहा है? के लिए एक पंक्ति स्तंभ में कितने विद्यार्थियों को जोड़ा जा सकता है? अब आपको यहाँ पर 100 विद्यार्थी लगाने हैं। आपने 3-3 लगा रखे हैं ना, ऐसे 100 लगाने हैं, तो 3-3 तो पहले से लगे हुए हैं, कितने और लगेंगे? देखो 100 है, तो इसका मतलब 10 आप ऐसे लगाओगे और 10 आप ऐसे लगाओगे। 3-3 पहले से लगे हुए हैं, तो 7-7 ही तो और लगाओगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, फिर आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं? प्रदर्शन आयोजित करने वाली शिक्षाओं को लगता है एक समूह में 100 छात्रों को व्यवस्थित करना मुश्किल होगा। वह समूह को 2 वर्ग व्यवस्थाओं में विभाजित करने के बारे में सोचती है। प्रत्येक व्यवस्था में कितने विद्यार्थी हो? अब शिक्षा को, जो टीचर्स हैं, उनको क्या लग रहा है कि वो 100 विद्यार्थियों को एक जगह नहीं कर सकती एक समूह में, तो वो उसे 2 वर्ग व्यवस्थाओं में बांटना चाहती हैं। मतलब ऐसे 2 ग्रुप में बांटना चाहती हैं कि वो मतलब किसी का वर्ग हो। पाइथागोरन याद है ना आपको? यहाँ पर वही लगने वाली है अब आपकी।
100 है तो देखो अगर मैं यहाँ पर देखूँ 50 और 50, ये 50 किसी का वर्ग नहीं होता है, 49 वर्ग होता है, लेकिन ये दोनों मिला के 100 नहीं कर रहा, मेरा नहीं हो रहा ना 49 और 49, तो ये भी नहीं होगा। 81 और 16 ये भी 100 नहीं हो रहा। अब बचा 36 और 64, यही मेरा आंसर है, क्योंकि 36 जो है वो 6 का वर्ग है, 64 जो है वो 8 का वर्ग है ना, और ये दोनों मिला के क्या है 100 भी हो रहे हैं मेरे। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए थर्ड करते हैं यहाँ। इसमें क्या कह रहा है आपसे, दो छात्र कार्यक्रम के दिन प्रदर्शन के में से अनुपस्थित थे। शिक्षा वर्तमान छात्रों के दो वर्ग व्यवस्थित में विभाजित करने के बारे में सोच, प्रत्येक व्यवस्थक में कितने विद्यार्थियों, देखो पहले 100 बच्चे थे, अब ना 2 बच्चे छुट्टी पे थे, जिस दिन ये था ना परफॉर्मेंस उस दिन 2 बच्चे छुट्टी पे थे, इसका मतलब अब 98 बच्चे बचे हैं। अब जो अध्यापक है उसको इन्हीं को लगाना पड़ेगा ना, तो अब कैसे लगाएगी, अब वो ये लगा सकती है 49 और 49, क्योंकि ये वर्ग भी है दोनों, 49 और 49, और मिलके 98 भी हो रहा है हमारा, हो रहा है ना, तो इसका मतलब अब वो एक में 49 लगाएगी और दूसरे में भी, 2 ग्रुप बनाने हैं ना उन्हें, तो 49 49 का करेगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है किन्हीं दो क्रमगत संख्याओं के वर्ग के बीच का अंतर किसके बराबर होता है। हमेशा ये आपको याद रखना है कि जो भी क्रमगत संख्याओं का जब आप वर्ग करते हैं, क्रमगत संख्या मतलब एक के बाद एक, जब आप उनका वर्ग करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, उनका उसके बाद उसका अंतर करते हैं तो वो हमेशा उनके योग के बराबर होता है, हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द निम्न में से कौन सा अलग है, इनमें से अलग कौन सा है। देखो सबसे पहली बात, सबसे आखिरी के देख लो, सारे 5 5 है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 100 है, तो 100 मतलब 10 इंटू 10 होता है तभी 100 होता है ना, 900, 30 इंटू 30 होता है तभी 900 होता है, 400 220 इंटू 20 होता है तभी आपका 400 होता है, पर 1400 40 इंटू 40 तो नहीं होता, तो ये सबसे अलग है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास डी। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन ए। केस स्टडीज आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फिर भी कहीं डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।